हमने ऐसे सर्किट्स को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली रेसिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव, इन सबको डेरिवेशन फॉर्म में देख लिया था। उसके बाद हमने बात किया कि हमें अब एक टेक्निक लगाना है। कौन सा टेक्निक लगाना है भाई? वेक्टर फेजर डायग्राम टेक्निक लगाना है, जो वेक्टर तो नहीं है लेकिन वेक्टर के ऐसा ट्रीट करे तो बड़ी आसानी से फाई की वैल्यू, फाई का मतलब क्या होता है? जो फेज कांस्टेंट होते हैं, फेज डिफरेंस या फेज कांस्टेंट, फेज डिफरेंस की वैल्यू लेकर के आ जाता है। और साथ में जो इंपेडेंस यानी कि जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू लेकर के आ जाता है। जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होता है वो टू वेक्टर्स के रिजल्टेंट के इक्वल होते हैं, और जो फाई यानी कि फेज डिफरेंस की वैल्यू होता है वो tan इनवर्स रिजल्टेंट का जो एंगल रेसिस्टेंस एक्सिस के साथ जो बनता है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो बनते हैं वही होते हैं। ओके, इस तरीके से हमें मालूम चल जाता है कि अगर पॉजिटिव में प्लस प्लस फाई आया है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो हमें समझ आता है कि लीड कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो लैग्स बिहाइंड करेगा, सॉरी लास्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो लैग्स बिहाइंड करेगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। हमारे पास जो फेजर डायग्राम है बस दो ही क्वाड्रेंट का गेम है, लास्ट क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा ही है ना? ओके, अगर हम बात कर लें सीआर सर्किट का तो ऑलरेडी कर चुके हैं। सीआर सर्किट के बाद जो अपने काम थी किसका था भाई? अगर मैंने एक बार सीआर सर्किट देख लिया तो आपने आराम से सीआर सर्किट को लेकर के काम कर लिया होगा। सी मींस कैपेसिटर, आर मींस रेसिस्टेंस, और इसको हमने एसी सोर्स के साथ इंडिकेट कर लिया। हम इसका पूरा मीनिंग भी समझेंगे क्या होता है यहाँ। ये रेसिस्टेंस है, ये सी है, और यहाँ पे है ईएमएफ, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। जब प्योरली कैपेसिटिव था तो हम ये समझे थे कि जो भाई जो करंट होता है वो ईएमएफ को लीड करता है पाई/2 से। प्योरली कैपेसिटिव में यहाँ कैपेसिटर है लेकिन ये प्योरली कैपेसिटिव नहीं है, इसमें रेसिस्टेंस हुई है। इसमें क्या है? तो ये लीड तो करेगा, ये लीड तो करेगा लेकिन पाई/2 से नहीं करेगा, कुछ और करेगा। कितने से करेंगे ये फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है इनकी वैल्यूज, डिपेंड करता है इनकी वैल्यूज। ओके, अब कितने करता है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा वेक्टर फेजर टेक्निक, वेक्टर फेजर डायग्राम है ना, वेक्टर फेजर डायग्राम। ओके, क्या है वेक्टर फेजर डायग्राम? भाई हमें रेसिस्टेंस को हमने एक्स के लॉन्ग लेना पड़ता है, और बाकी रिएक्टेंस है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस पॉजिटिव और एक्सएल नेगेटिव की तरफ। ओके, इसकी वैल्यू आते हैं 1/ओमेगा सी। ओके, इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी तरफ हम रेसिस्टेंस आर लेते हैं और इनका एक एडिशन करते हैं। एडिशन करेंगे जैसे कि वेक्टर का एडिशन करते हैं, पहले एक की तरफ चलो आर की तरफ, फिर एक्स की तरफ चलो। वेक्टर है नहीं लेकिन फिर भी हम इस टेक्निक को लेना पड़ता है। जो इनका रिजल्टेंट होता है इसको इंपेडेंस बोलते हैं जेड, दैट्स इक्वल टू द एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट ऑफ इट, एंड दिस इज द फाई, दिस इज द फाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फाई? द फाई इज tan इनवर्स XC अपॉन आर, बिल्कुल सही, इट इज द tan इनवर्स 1/ओमेगा CR, ये है ना 1/ओमेगा CR, ये आ रहा है tan इनवर्स फाई की वैल्यू। जब ऐसे हो तो इसमें कुछ ना कुछ किसी टाइम में कुछ ना कुछ करंट होंगे, और करंट आई की वैल्यू कितना होना चाहिए? हमें पता है कि करंट आई की वैल्यू जो है वो आई नॉट होता है, लेकिन आई नॉट की वैल्यू क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई आना चाहिए, लेकिन आई नॉट की वैल्यू क्या होता है? तो आई नॉट के पे हमें लिखना पड़ेगा ई नॉट डिवाइड बाई द इम्पीडेंस जेड। जब प्योरली कैपेसिटिव या प्योरली इंडक्टिव की बात होता है तो वहां पे हम खासतौर पे एक स्पेशल नेम रिएक्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब मिक्स आता है तो हम रिएक्टेंस के जगह पे इम्पीडेंस की बात करते हैं। उसी चीज का नाम अलग बोलते हैं, कोई तुम इम्पीडेंस बन जाओ, लेकिन हम इसको भी बोल सकते हैं रिएक्टेंस, या इसको भी बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए तुम इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो। ये सब भी क्या है? इफेक्टिव रेसिस्टेंस है, लेकिन नाम नया आ गया इम्पीडेंस। ओके, जब सीरीज सर्किट में ऐसा होता है तो इनको इम्पीडेंस बोलते हैं। E नॉट अपॉन जेड एंड साइन ओमेगा टी एंड प्लस फाई। ओके, जेड
हमें पता है जेड की वैल्यू ये रहा, दिस इज द जेड, है ना। हम यहाँ पे देखेंगे कि अच्छा ओके करंट आई की वैल्यू हमारे पास क्या रहा भाई, करंट आई इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई, पूरी तरीके से लिखना पड़े इतना बड़ा एक्सेस, क्या लिखना पड़ेगा, एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेगा साइन ओमेगा टी एंड प्लस, अगर फाई के ऊपर मैं लिखना चाहूंगा तो या तो फाई लिख लो और यहाँ पे लिख लेता हूँ कि फाई इज इक्वल टू द tan इनवर्स दिस वन, या फिर मैं यहाँ पे ये बड़ा सा एक्सप्रेशन के साथ आगे प्रस्तुत करूंगा, दैट कुड बी ना उतना बेहतर रिप्रेजेंटेशन ही होगा, बस फाई लिख लेता है ना, फाई की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे है, ये रहा ए नॉट और एक्स सी मीन्स 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट ऑफ इट, यही आ रहा है, कितनी बड़ी सी एक्सप्रेशन के साथ ये आ रहा है, लेकिन एक्सप्रेशन बड़ा हो लेकिन इनको जानना बड़ी आसान हो गया है, हमें बहुत ही कम है तो हमने शुरू में ही समझ गया कि चेस की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, कोई डेरिवेशन नहीं, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई कैलकुलस नहीं, ओनली टेक्निक, कौन सा टेक्निक, वेजर वेक्टर फेजर डायग्राम, वेक्टर फेजर डायग्राम, ओके। अब इस फाई की वैल्यू ऑब्वियसली कुछ डिफरेंट है, फाई की वैल्यू ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि 90 डिग्री से कम है, भाई एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या है ये अब यहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में छुपा हुआ है, लेकिन ग्राफिकली क्या वैल्यू है वो साफ तौर पे दिख रहा है, ग्राफिकली साफ तौर पे दिख रहा है कि 90 डिग्री तो नहीं है भाई, कितना है, कम है, उस कुछ भी हो सकता है, 30 60 20 10 एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, भाई यहाँ पे कह सकते हैं कि करंट लीड्स द ईएमएफ बाय 5, करंट लीड्स द ईएमएफ बाय 5 here phi is equal to tan inverse 1 upon omega cr, ये आया था, and we can say that is current leads the EMF by 5 phi is less than 90 डिग्री, क्या भैया लेस देन 90, समझ में आ गया सारा कुछ, क्या भाई तुम लीड तो कर रहे हो, तो एग्जैक्टली अगर हम इसकी कोई ट्रेसिंग करने के लिए जाएंगे, अगर इनकी ग्राफिकल ट्रेसिंग करने के लिए जाना हो तो एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन होगा तो तुम कर लेंगे, सपोज टाइम टी इक्वल 0 पे ईएमएफ की वैल्यू 0 हो, लो भाई ऐसा हो गया, टाइम टी इक्वल 0 पे ईएमएफ की वैल्यू 0 है, 0 से स्टार्ट कर लिया, लेकिन उस समय करंट की वैल्यू कितना है, तो डिपेंड करता है 5, डिपेंड करता है 5 पे, अगर 5 की वैल्यू π/3 आ गया, π/3 का मतलब क्या हो गया 60 डिग्री, तो भाई tan 60 डिग्री क्या होता है √3, इसका मतलब √3 टाइम्स कितना हो गया ये √3, कहाँ पे जाएगा ये, जो भी आ गया √3 आ गया तो हम बोलेंगे 60 डिग्री, √3 आ गया तो हम क्या समझेंगे 60 डिग्री आ गया, ओके। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पे tan इनवर्स समथिंग है, न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आएगा और हम उसका कंक्लूजन निकालेंगे एंगल में, तो एंगल अगर ये 60 डिग्री के अकॉर्डिंगली साइन की वैल्यू टाइम टी इक्वल 0 पे 0 है, तो कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगा 60 डिग्री पे 1/2, क्या हो जाएगा, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं ओमेगा टी प्लस 5 साइन के फॉर्म में, या साइन ओमेगा टी प्लस 5, साइन ओमेगा टी प्लस 5, कुछ ना कुछ एक डिफरेंट वैल्यू आने वाला है, पहले क्या था हमारे पास कि टाइम टी की वैल्यू 0 पे ईएमएफ की वैल्यू 0 है और करंट की वैल्यू जो है ना अपने मैक्सिमम पे, तो अब ये मैक्सिमम पे नहीं है, कहीं और होगा, अब मैक्सिमम पे नहीं है कहीं और होगा, लेकिन लीड कर रहा है इसी में कहीं नहीं, इस मिनिमम से लेकर के 0 से लेकर के मैक्सिमम तक कहीं ना कहीं से स्टार्ट होने वाला है, जब मैक्सिमम से स्टार्ट होना होता तो हम ऐसे करते हैं, है ना, तो मैक्सिमम से स्टार्ट नहीं होना भाई, ये कहीं और है, सपोज यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये है आई नॉट, ये क्या भाई ये आई नॉट है, यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ रहा है भाई ई नॉट का आ रहा है, तो इसका कुछ वैल्यू कहीं नहीं, इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये मैक्सिमम वैल्यू तो इधर कहीं पे होगा, यहाँ पे आई नॉट का मैक्सिमम वैल्यू कहीं भी होगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे कितने हो जाएंगे ये चेक करना पड़ेगा, इसका स्टार्टिंग अब यहाँ से नहीं कहीं और से स्टार्ट होंगे और फिर कैसे जाएंगे वो डिपेंड करता है, पूरे एक एक करके पॉइंट जब प्लॉट करूंगा तब जाकर के इसका एक पर्टिकुलर शेप आएगा, जैसे कि वहां भी हमने पॉइंट पर
प्लॉट क्या था, जब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे मैक्सिमम है, जब यहाँ पे मैक्सिमम है तो यहाँ पे क्या है, 0 है, ऐसे करके। तो वैसा ही प्लॉटिंग हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, जो भी एक रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? लेकिन जब भी होगा तो क्या होगा, इसी यहीं से स्टार्ट होने वाला है, इसी के बीच में कहीं से स्टार्ट होगा। अगर इधर से स्टार्टअप हो गया, हम बोलेंगे कि लीड कर रहा है, इधर से स्टार्ट हो गया तो लैग्स बिहाइंड कर, तो कहीं से भी ये स्टार्ट होगा, और लेकिन फॉर्म होगा इसी तरह के साइनसोइडल कर्व भी फॉर्म होगा। क्लियर है? तो कैन बी पॉसिबल, कुछ भी एक पॉसिबिलिटी बन सकता है कि यहाँ से हो सकता है कि इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे हो, तो कहीं पे मैक्सिमम जाने वाला होगा, ऐसे ऐसे जा सकता है, ऐसे से कुछ अलग हो जाएंगे डायग्राम, नहीं हो सकता। ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया, कुछ ऐसे से गया, कुछ ऐसे से गया, अलग अलग चीज आएंगे। ओमेगा की वैल्यू सेम ही होगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा, इस दोनों के टाइम पर टी की वैल्यू सेम ही आना चाहिए, लेकिन अलग अलग ऐसे नहीं, दोनों में ओमेगा सेम है, ओमेगा कैन नॉट चेंज, आई और ई दोनों की ओमेगा क्या है, सेम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस पे चेंज डिपेंड होता है, सोर्स पे डिपेंड होता है। तो एक करंट आई हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है भाई, ये तो हमने एक जस्ट एक आइडिया लिया है, ये किसी चीज का पर्टिकुलर डायग्राम नहीं लिया, कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेकर के हमने स्टार्ट नहीं किया। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होंगे, और दिस विल गो, लगेगा कि हाँ भाई ये लीड कर रहा है, कुछ आगे आगे चल रहा है, कुछ इस तरीके से। ओके, ये है सीआर सर्किट। डन। ओके, सीआर सर्किट के बाद आएंगे एलआर सर्किट, एलसी सर्किट कर ले, चलिए एलआर कर लेते हैं, एलआर सर्किट। यहाँ पे हमें लगाने होंगे इंडक्टर, ये वाले टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे वेक्टर फेजर डायग्राम में अब चेंज करूंगा, यहाँ पे वेक्टर फेजर डायग्राम में क्या आएगा चेंज, अब इसको चेंज करने पड़ेंगे। अब मैं यहाँ से एक डायग्राम चेंज कर देता हूँ, ये रहा। रेसिस्टेंस हमें किधर देना है, एक्स के लॉन्ग, और एक्स एल, यहाँ पे है एक्स एल, और एक्सएल की वैल्यू क्या होता है भाई, ओमेगा एल। तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ये नेगेटिव वाई की तरफ। अब इनका रिजल्टेंट अगर आर इतना बड़ा है, डिपेंड करता है कि आर की वैल्यू कितना है उस पर, मैग्नीट्यूड उसी तरीके से अलग अलग तरह के वैल्यू आ जाएंगे, ये आएगा जेड। और हमें मालूम है कि अब ये जो फाई जो होने वाला है किसमें आने वाला है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ही, वहां पे लीड कर रहा था, अब यहाँ पे क्या करेगा भाई, लैक्स बिहाइंड, लैक्स बिहाइंड, ये जब भी इधर आएगा ये लैक्स बिहाइंड को करने वाला है। और जेड की वैल्यू पहले ऐसा ही, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो लिखना बहुत ही आसान है, व्हाट इज द करंट आई, ई नॉट अपॉन, ये तो है ही, यहाँ पे बस एक्सी के, अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्सएल, और एक्सएल के यहाँ पे क्या करना है हमें, ओमेगा एल स्क्वायर आर स्क्वायर। फाई, फाई के यहाँ पे क्या रहा फिर से, ओमेगा एल अपॉन आर, एक्सएल अपॉन आर, ये आएगा ना, इट इज द एक्सएल अपॉन आर, that is the tan inverse omega L upon R. Current lags behind the EMF. The current lags behind the EMF by pi by 2. That is the current lags behind the EMF. Sorry, by phi. कितने से लैग्स behind कर रहा है भाई, फाइव, और फाइव की वैल्यू क्या है, हो सकता है कि 10 डिग्री के इक्विवेलेंट आ जाए, 20 डिग्री के इक्विवेलेंट आ जाए, 15 डिग्री के इक्विवेलेंट आ जाए, कुछ भी आ सकता है, 0 to 90 डिग्री के बीच में है कुछ, बट लैग्स बिहाइंड कर रहा है, मतलब कि इस क्वाड्रेंट में ही आने वाला है, इसी क्वाड्रेंट में। नोट कर लें। जस्ट एक सेंस डेवलप करना चाहें कि भाई अगर मैं इसका भी ग्राफिकल एनालिसिस कर सके, तो चलो भाई साइन टी इक्वल टू 0 पे, टाइम टी इक्वल टू 0 पे अगर ईएमएफ ऐसा हो, तो हमें पता है कि अब इसका ये ईएमएफ का कर्व है, ये क्या है, ईएमएफ का कर्व है, तो करंट का कर्व कैसा होना चाहिए, तो लैग्स बिहाइंड।
इधर से तो स्टार्ट नहीं होने वाला है, किधर से स्टार्ट होने वाला है, इधर से। इधर से कहां से स्टार्ट होने वाला है, तो कहीं भी किसी भी पोजीशन से आप स्टार्ट कर लो। अगर ये वैल्यू आई नॉट का है, ये वैल्यू नेगेटिव में आई नॉट का है, ये वैल्यू नेगेटिव में ई नॉट का है, ये वैल्यू पॉजिटिव में ई नॉट का है, ये वैल्यू इतना ही टर्म ऊपर में आई नॉट का है ना। तो इसका मतलब आई नॉट से स्टार्ट नहीं करना है, कहीं और किसी और मैग्नीट्यूड से स्टार्ट कर लेना है ना। तो ऐसे जैसे हमने देखा था प्योरली इंडक्टिव सर्किट में कि यहां से स्टार्ट किया था ऐसे, और जब ये जीरो होता है, जब ये मैक्सिमम पे होता है तो ये क्या हो जाता, जीरो हो जाता। तो वैसे उसका स्टार्टिंग है तो हमें ऐसे आए थे, ऐसे जाकर के फिर ऐसे आया था, लेकिन नहीं भाई, अब यहाँ पे हमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में कहीं से भी स्टार्ट, कहीं और आ जाएगा यहाँ पे। मतलब ये जो स्टार्टिंग लाइन है इसका जो आई नॉट वाला टर्म होगा वो आप कहीं और रख दो, यहाँ पर सपोज यहाँ पे आई नॉट वाला यहाँ पे रख दो, ठीक है। और तुम यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना शुरू करो, ऐसे थोड़ी सी फेज का फर्क हो जाएगा। अब ये ऐसे नीचे आएगा, अब ये देखो कटेगा, होता है यहाँ पे सेम थिंग का ऐसे ऊपर जाएगा। बाकी तो ऊपर जाने हैं ना इसको, यहाँ पे देख लो ये थोड़ी, हमने यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। सपोज यहाँ से इतना लैग बिहाइंड कर रहा है, सपोज यहाँ पे लैग बिहाइंड कर रहा है, इतने से लैग बिहाइंड कर रहा है, तो हमने आई नोट यहाँ पे ले लिया, और फिर यहाँ पे आई नोट आ रहा है ना इसके सामने में, जीरो आ रहा है यहाँ पे। ये देखो जब ये जीरो है तो यहाँ पे पहले आ गया, जब ये जीरो है तो यहाँ पे है तो पहले यहाँ पे आ गया, राइट। यहाँ पे पहले आ गया तो यहाँ पे जीरो है तो जीरो पहले आ जाएगा। फिर यहाँ पे जीरो है, निगेटिव में जा रहा है, मैक्सिमम में जाएगा। ये यहाँ पे है तो इसका मैक्सिमम पहले ही अचीव कर जाएगा। जो यहाँ पे मैक्सिमम अचीव करना चाहिए यहाँ पे नहीं करेगा, कहाँ पे करेगा, पहले ही अचीव कर जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम एक रफली आइडिया ले सकते हैं। ऐसे किया, फिर ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम पे क्या होता है भाई, जीरो हो जाता है। जीरो यहाँ पे आना चाहिए था उसमें, यहाँ पे पहले ही अचीव कर जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे से कर सकते हैं। यहाँ पे जीरो है तो मैक्सिमम आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था, तो यहाँ पे नहीं होकर क्या होगा, पहले ही जितना आपने इधर दिखाया ना उतना ही पहले इधर इतना अचीव करा दीजिए। हो गया ऐसे, तो दिस कुड बी द ग्राफ। क्लियर है। तो हम एक जब इस तरह के ग्राफ हो तो हमें समझ में आना चाहिए कि भाई ये लैग्स बिहाइंड कर रहा है, लैग्स बिहाइंड तो कर ही रहा है, लेकिन सिर्फ इतना ग्राफ, इतने ग्राफ लेकर के आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये कौन से सर्किट का ग्राफ आपको दिख रहा है। तो हमें दिख रहा है कि भाई एलआर सर्किट का ग्राफ पॉसिबल है। किस ग्राफ का पॉसिबिलिटी है, एलआर ग्राफ। क्या ये सीआर कर्व, सीआर सर्किट का ग्राफ पॉसिबिलिटी दिख रहा है क्या इसमें, नहीं भाई, ये क्या है, लैगिंग का है, ये क्या है, लैगिंग का है। इसमें और भी कई पॉसिबिलिटी हो सकता है लेकिन सीआर नहीं हो सकता, इतना कंफर्म है। सीआर रहेगा तो किधर से स्टार्ट होना चाहिए था, ऊपर से स्टार्ट होना चाहिए। एलआर है तो किधर से स्टार्ट होना चाहिए, नीचे से। हमने थोड़ी सी यहाँ पे जो गैपिंग किया है ना, हर जगह पे देखेंगे उतने उतने गैपिंग पहले ही कर लेंगे, उतना स्टार्टिंग कर लेंगे ऐसे करके। इसके आगे भी आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे जीरो है तो मैक्सिमम, मैक्सिमम आना चाहिए था इधर ना, जीरो है तो यहाँ पे नहीं आकर के क्या होगा, वो नहीं, ये चीज तो हमने इसको कर लिया, यहाँ पे आया ये चीज, ये मैक्सिमम पे है तो क्या होना चाहिए, जीरो पे आना चाहिए, जीरो यहाँ पे, लेकिन उसके पहले ही जीरो अचीव कर लेगा। ये लीजिए, हो गया ना। ओके, अब यहाँ पे जीरो है तो मैक्सिमम पे जाएगा, तो यहाँ पे नहीं आकर के पहले ही अचीव कर लिया। ये लीजिए आगे, फिर क्या होना है, फिर तो नीचे आना है। तो मैंने पहले बताया कि ये जो इस लाइन के पहले से जब स्टार्टिंग लेते हो ना, इस लाइन के पहले से जब आइडिया डेवलप करते हो ड्रॉ करने का, तो अब जाके आप में परफेक्शन होती है कि आप परफेक्ट डायग्राम कैसे ड्रॉ कर पाते हो। तो जब भी स्टार्ट करना हो किसी लाइन, इस लाइन के पहले से स्टार्ट कर लो। आपको इस लाइन की जरूरत नहीं है तो आप इसको रब कर दो, है ना, क्या कर दो, रब कर दो, लेकिन आइडिया रहना चाहिए। इससे मैंने रब नहीं कर रहा हूँ कि आपके पास एक प्रॉपर आइडिया रहना चाहिए। नहीं भी रब करोगे तब भी करेक्ट है, क्योंकि हमें तो यहाँ से स्टार्ट है, उससे पहले भी तो हो रहा था, टाइम टी इक्वल 0 से पहले भी तो कोई ना कोई स्टोरी बना होगा ना, वही स्टोरी। ठीक है,